हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियलिटी विद राज। मैं आज एक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली जो भी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ख़ास करके जो सिंगापुर खास करके आते हैं स्टडी करने के लिए। आजकल बहुत मैंने देखे, बहुत इंडियन, खास करके इंडियन स्टूडेंट बहुत आ रहे हैं सिंगापुर। इनकी इतने सारे आ रहे हैं कि यहाँ पे रियल बताऊँ तो रहने के लिए लिटरली रूम नहीं है। एक रूम में 10-10 स्टूडेंट रहते हैं, ऐसे फ्लोर पे सोते हैं, मतलब कहीं भी सोते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अब आफ्टर कोविड क्या है कि वहाँ पर बहुत कम काम मिलता है बहुतों को, तो इस वजह से आदमी सोचते चलो ठीक है यार, मूव करते हैं बाहर। तो मैंने अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उन्होंने कॉल किया मुझे एक दिन कि मेरा दो मेरा भाई आ रहा था, तो उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया और उनसे पैसे ले लिए कुछ। तो मैंने बोला एक्चुअली यार मैं अभी काम पे हूँ, तो मैं बाद में बात करता हूँ। एक्चुअली मैं खुद एयरलाइंस बैकग्राउंड से हूँ, 3-4 साल मुझे एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट का, एयरलाइंस का। तो मैं यहाँ पे रिजर्वेशन में काम करता हूँ। तो मैं चलो यार ठीक है, इट्स ओके, मैं सुबह फ्री होके मिलता हूँ। तो वो लोग, मैंने बोला चलो जैसा जैसा है कर लो, रिसिप्ट ले लेना, बाकी जो भी कोई पैसे ले तो रिसिप्ट ज़रूर लेना, रिसिप्ट लेके आ जाओ, उसके बाद हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। मॉर्निंग में आया, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि मेरा कुछ वीज़ा का इशू था, वीज़ा पे शायद नंबर नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह किया। उन्होंने बोला तुम्हारे पास फ़ंड्स कितने हैं, क्या है नहीं है, सब कुछ चेक किया। हाँ चलो, एयरलाइंस का रूल है क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, वो आपसे करेंगे क्रॉस क्वेश्चनिंग, तो इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। आपका वीज़ा वैलिड है, आपके पास सब कुछ है, वो जो एक वीज़ा के लिए क्राइटेरिया होता है, अगर आपने फुलफ़िल किया है तभी आपको वीज़ा इशू हुआ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होता है कि मोस्टली गाँव से जो भी आते हैं ना, तो एक तो एयरपोर्ट पहली बार आते हैं तो डर जाते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, डर जाते हैं। यार आप चोरी छुपे थोड़ी जा रहे हो कहीं यार, एयरलाइंस से जा रहे हो, पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है, आपको डरने की कोई वही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। वीज़ा वैलिड नहीं होगा ज़्यादा तो ऑफलोड कर देगा, और कुछ नहीं कर सकता है। बट जब वीज़ा आपको वहाँ से आपके किसी रिलेटिव ने भेजा है, ना कि किसी आपके एजेंट ने भेजा है, इट मीन्स वीज़ा वैलिड है, तब आपका रिलेटिव भेजा है आपको। चलो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनको दिखाया, तो चलो वीज़ा नंबर मिसिंग था, वैलिड पॉइंट है कि आपको नहीं जाने देगा। बट जब उन्होंने ठीक है फिर अपने भाई से बात किया, रीडाउनलोड किया, फिर वापस भेजा, दोबारा दिखाया कि भाई मेरा सब कुछ ठीक है, अब देख लो। तब मे भी हो सकता है कि उनको कुछ पैसे वैसे निकलवाने के लिए उन्होंने देख लिया कि भाई चलो बंदा थोड़ा गांव से है, ये डर गया है, तो पैसे वैसे निकलवा सकते हैं। तो कुछ एयरलाइंस एजेंट की मेंटलिटी ऐसी होती है। तो मैं ये नहीं कहता सबकी, कुछ होते हैं, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है, उनसे बात करके उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें ऑफलोड कर दूँगा, नहीं तो तुम्हें इतने फ़ंड्स दिखाने होंगे, हज़ार डॉलर फ़ंड्स दिखाने होंगे, और मे बी शायद क्या कहते हैं, इंश्योरेंस तुमको 1-1 साल का दिखाना पड़ेगा या कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं, स्टूडेंट वीज़ा पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने फ़ी पे कर रखा है, आपका एकोमोडेशन वहाँ पे फिट है, सब कुछ आपका लीगल है, आपको यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया है आने के लिए, इनविटेशन दिया, क्योंकि आपका फ़ी पेड हो गया, एकोमोडेशन का आपका पूरा है, सब कुछ आपके पास कॉपी है, आपके पास रिसिप्ट है, आपने जितना पे किया है, तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास फ़ंड्स चाहे 200 हो, $200 हो, चाहे $1000 हो, ये मेरा फ़ंड्स है, हम जानते हैं हमें क्या करना है। मिनिमम आपको 200-300 रखने हैं बस। तो उनको बोला गया, तो चलो उनके पास इंडियन रुपीज़ थे, उन्होंने बोला सर मैं कन्वर्ट करवा लेता, कन्वर्ट किया तो $400 उनके पास थे। तो चलो ठीक है, उन्होंने आया तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे बात है, मेरे पास $400 है प्लस हज़ार मेरे पास 2-2 हज़ार शायद मेरे पास इंडियन रुपीज़ भी हमने रख रखे हैं। उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, हम तुम्हें ऑफलोड कर देंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो फिर ये लोग मायूस हो गए। इसके बाद थोड़ी देर में शायद जो भी बातचीत हुआ उनका, उन्होंने बोला कि भाई हमें पैसे $200 दो, हम तुम्हें भेज देंगे। तो बेचारे चलो कन्विंस कर लिया उनको, गाँव से थे तो चलो कन्विंस कर लिया, उन्होंने दे के आ गए यहाँ पे। जब दे के आ गए तो मुझे जब कहानी सुनाई तो मुझे बहुत ही वो लगा, यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला रिसिप्ट कहाँ है, बोला रिसिप्ट नहीं है, रिसिप्ट नहीं दिया मुझे। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ा अच्छे से उनसे बातचीत की, तो मुझे पता चला कि रियल में लिया है। तो मैंने बात किया, फिर वहाँ के
सभी मैंने एजेंसी से बात की, लगभग जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जैसे कि विजिलेंस हो गया, सब विजिलेंस हो गया, एयरलाइंस बिजनेस हो गया, मैंने सबसे बातचीत करी, उनको इंसिडेंट बताया, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया इनका। उनके बाद डायरेक्ट एयरलाइंस को भी, जो ग्राउंड हैंडलिंग होते हैं, उनसे भी बात की, डायरेक्ट एयरलाइंस से भी बात की। तो बात करने के बाद मैंने क्लियर किया उनसे। तो फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता चला कि सच में पैसे लिए, क्योंकि कैमरा चेक हो जाते हैं यार। डालिए, अगर आप एयरपोर्ट की बात करो तो बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, तो उसमें पता चल गया कि ठीक है, लिया है। तो उनको विदिन 7 डेज़ में भी सस्पेंड कर दिया, और एयरलाइंस की तरफ से एक अपॉलॉजी लेटर भी आया मेल पे कि हाँ ठीक है, हमने उस स्टाफ को सस्पेंड कर दिया है, और जो भी आपके पैसे लिए हैं वो हम रिटर्न कर देंगे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव था शिकायत करने का कि एटलीस्ट यार एयरलाइंस इंडस्ट्री में ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप किसी को गलत डॉक्यूमेंट है तो आप भेज ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 2-4, अगर कल के डेट में आपको किसी ने, टेररिस्ट ने ऑफ़र किया कि चलो हम आपको 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, आप मुझे भेज दोगे? नहीं यार, नहीं कर सकते आप ऐसा। उन्होंने बिल्कुल गलत किया था। वैलिड डॉक्यूमेंट पे भी, डॉक्यूमेंट वैलिड था तब उन्होंने भेजा था। मैंने कहा था गलत डॉक्यूमेंट में भेजा था, वैलिड डॉक्यूमेंट में भेजा था, बट झूठ बोल के उनसे पैसे ले लिया। चलो उनका किस्सा ख़त्म। तो अदर स्टोरी क्या है, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें कि आपको अगर कोई भी कहीं भी, अगर एयरलाइंस में, एयरपोर्ट पे कहीं भी आपको डिफ़िकल्टीज़ आती है तो प्लीज़, वहाँ पे बहुत सारे अथॉरिटी है जिसको आप शिकायत कर सकते हो। जैसे कि विजिलेंस है वहाँ पे, एयरलाइंस का विजिलेंस होता है, वहाँ पे सीआईएसएफ होते हैं, वहाँ पे दिल्ली पुलिस होती है। आप किसी को भी शिकायत कर सकते हो। 2 मिनट में इंस्पेक्शन होगा, 2 मिनट में। आप किसी को भी विदाउट रिसिप्ट, किसी को भी आप पैसे मत दो। अगर आपको एयरलाइंस ने पैसे लिया है तो ऑब्वियसली से बात है रिसिप्ट देगी, किसी भी वजह से ले रिसिप्ट देगी। अगर वैलिड है पेमेंट तो कोई भी अथॉरिटी आपसे पैसे लेती है तो पेमेंट का रिसिप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। विदाउट रिसिप्ट आप पेमेंट वैलिड माना ही नहीं जाता है। तो यही चीज़ कहना है कि आप चाहे गांव से हो, चाहे कहीं से भी, आपको वैलिड सब कुछ है तो प्लीज़ किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, ठीक है? और हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आपका सब कुछ वैलिड है। देखो कई बार क्या होता है, एयरलाइंस बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा सा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद भी ऑफलोड कर सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि यार चलो इनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसी कंट्री जा रहा है जहाँ पर मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहा है, खुद बंदा डरा हुआ है। तो ऑब्वियसली से बात है, बॉडी लैंग्वेज अगर देखेगी तो उस पर भी ऑफलोड कर सकती है, एयरलाइंस को राइट होता है इस चीज़ का। सेकेंडली मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तो प्लीज़ ये चीज़ प्रिपेयर होके, माइंड को प्रिपेयर करके आना कि हाँ मुझे 6 महीने तक घर से खर्च लेके जाना है, क्योंकि 6 महीने आपका स्टडी पीरियड होता है। सिंगापुर में आप काम नहीं कर सकते 6 महीने, ये राइट ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपको कहीं पर भी काम करते हुए पकड़ता है, कोई भी पुलिस, जैसे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर होता है, MOM, अगर वो आपको पकड़ता है तो वो आपको हमेशा के लिए ऑफलोड कर देगा। आप कभी सिंगापुर फिर नहीं आ सकते, कोई भी स्टडी करने के लिए नहीं आ सकते, इवन काम करने के लिए भी नहीं आ सकते। तो मैं यही कहूँगा 6 महीने का, अगर आपको एजेंट बोलता है कि 4 घंटे 5 घंटे पार्ट टाइम अलाउड होता है ड्यूरिंग द स्टडी, तो वो गलत बोलता है। बिल्कुल अलाउड नहीं है सिंगापुर में काम करना, तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। आफ्टर 6 मंथ आपका जब OJT शुरू होता है, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग जब शुरू होता है, तो आपको कंपनी जो कॉलेज होती है वो प्लेसमेंट देती है। आप फिर प्लेसमेंट पे आप वर्क परमिट मिलता है आपको, आप काम कर सकते हो। वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के बाद कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपका 6 महीने का आपका जो प्रैक्टिकल था वो प्लस जो 6 मंथ का स्टडी था, वो दोनों ख़त्म हो गए। इट मीन्स 1 साल का कोर्स कंप्लीट, आप वापस जाओ अपनी कंट्री। काम करने के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वो TWP होता है, नहीं टेम्परेरी वर्क परमिट होता है, तो कोई वो नहीं है, उसका कुछ वो नहीं होता, 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अब इतने सारे स्टूडेंट आए हैं आफ्टर कोविड। मैंने देखा है कि यकीन नहीं करोगे, आदमी पार्क में भी सोने के लिए बेबस रहते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है स्टूडेंट का, और ख़ास करके जिसकी कम्युनिकेशन नहीं है। आप ऐसी किसी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे आपका लैंग्वेज मीन जो आप अपनी लैंग्वेज मतलब मीन कि आपका जो ओन लैंग्वेज है कंट्री का, वो जानता ही नहीं है दूसरी कंट्री में, और आप इंग्लिश जानते नहीं हैं, कैसे कम्युनिकेट करोगे? किसी भी चीज़ के लिए आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपको फिर क्या है कि आपकी कोई हेल्प भी नहीं करता है। आप जल्दी से रूम नहीं ढूंढ पाओगे, आप फ्लैट नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ पे जल्दी क्या है कि यहाँ पर रूम मिलना भी बहुत मुश्किल है।
अभी की डेट में, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट आ गए। और वहाँ से एजेंट क्या बोलता है, हाँ हम तुमको इतना पैसा ले लेते हैं, चलो हम तुम्हारा एडमिशन करवा दिए, काम भी कर सकते हो, 50,000 घर भेज सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 6 महीने तक बिल्कुल नहीं। अगर बोलता है तो वो बिल्कुल गलत बोलता है। कभी भरोसा मत करना उस पर, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ रखना कि मैं किस कंट्री जा रहा हूँ, मैं उस कंट्री के लायक लेवल पे हूँ या नहीं हूँ। मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ मेरा वहाँ पे कुछ काम है कि नहीं है उस लायक का, तभी आप जाना प्लीज़। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं है तो मैं वहाँ पे, आप सिंगापुर आओगे आप फिर क्या करोगे? कम्युनिकेशन ही सही नहीं है यहाँ पे, उस तरह का आप काम कर नहीं सकते। आफ्टर 6 मंथ अगर आपको कंपनी, अगर कॉलेज, चलो किसी तरह से आपने कॉलेज कर भी लिया है तो 6 महीने के बाद आप करोगे क्या? फिर 6 महीने ओजीटी करोगे, इसके बाद घर भेज देगा। इन बिटवीन द ओजीटी भी कई कंपनियां घर भेज देती है, क्योंकि वो कुछ उन्हें समझ में नहीं आता, वो कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में और सामने वाला समझ नहीं पाता, उसको घर भेज देता है। भाई हमें नहीं चाहिए स्टूडेंट। तो मैं यही कहूँगा कि कभी भी एजेंट के चक्कर में ये मत वो करना कि हाँ चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। जितना आप 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो भी लगाते हो आप सिंगापुर आने के लिए, आप किसी दूसरे कंट्री के लिए वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको वहाँ का वैलिड वर्क परमिट मिल जाएगा, आप इजीली आप काम कर सकते हो। बट अगर कोई आपको ये बोलता है कि चलो 6 महीने में आप ड्यूरिंग द स्टडी आप 5-6 घंटे काम करके पैसे कमा सकते हो, तो बिल्कुल गलत बोलता है। प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर आपका कोई भी रहता है सिंगापुर में तो आप उनसे पूछ सकते हो। 6 महीने अलाउड नहीं होता, बट काम करते हैं स्टूडेंट यहाँ आके, कहीं ना कहीं छुप छुप के काम करते हैं। और क्या काम करते हैं? आप फ्रंट पे काम कर नहीं सकते। काम क्या करोगे आप? डिश वॉशिंग कर सकते हो, आप वॉशरूम साफ़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन में थोड़े बहुत काम कर सकते हो, यही सब। हाउसकीपिंग में कहीं काम कर सकते हो छुप के। आप फ्रंट लाइन पे काम नहीं कर सकते कहीं पर भी। ड्यूरिंग द स्टडी आप कहीं काम नहीं कर सकते। ये सिंगापुर गवर्नमेंट का रूल, अगर पकड़ा तो आपको डिपोर्ट कर देगा हमेशा के लिए, आप कभी नहीं जा सकते। और सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक बार डिपोर्टेशन का एक बार थप्पा लग गया तो फिर बहुत टेंशन होता है वीज़ा मिलना। तो फिर मैं वही चीज़ कहूँगा कि ये सब चीज़ ना एक माइंड में हमेशा लेके चलना कि कभी भी कहीं भी जाना तो वैलिड वो लेके जाना। कभी भी शॉर्टकट वाली जो रास्ता होता है ना वो बिल्कुल मत लेना, वो बहुत डेंजरस होता है। अगर आप शॉर्टकट नहीं लिए, अपने प्रोसेस से कहीं जा रहे हैं, अगर प्रोसेस से जा रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एकदम वैलिड रूल पे जाओ, हाँ भैया मेरा ये सब कुछ ठीक है, आप कहीं डरने की ज़रूरत नहीं, किसी को एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई पैसा मांगता है तुरंत इमीडिएट उसकी शिकायत कीजिए। और कहीं भी जा रहे हैं प्लीज़ आप वहाँ के बारे में पहले स्टडी कीजिए कि हमारा वहाँ पे कोई है तो हम उनसे बात करते हैं, कैसा क्या है नहीं है, पूरा सब कुछ पूरा स्टडी कीजिए कि हमारे लिए वहाँ पे कोई काम है, हमारे लायक कोई काम होगा, हम जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं उस हिसाब से वहाँ कोई काम है, तब आप जाइए प्लीज़। मेरा कोई मोटिव नहीं है इस वीडियो को कि मैं यूट्यूबर बनूँ या फिर यूट्यूब पे, ऐसा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। बस मैंने देखा है ये चीज़। मैं यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा, जहाँ भी मैं जाता हूँ घूमने के लिए, अगर कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी कोई पार्क जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट बैग लेके पार्क में सोए रहते हैं। मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं क्या कि मुझे रूम नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ये नहीं है, क्या करें? तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो ये बोलते हैं कि मुझे एजेंट ने भेज दिया ये बोल के कि 6 घंटा आप काम कर सकते हो। बट यहाँ पे पता चलता है हम काम ही नहीं कर सकते 6 महीने तक। हम क्या करें बताओ? कहीं कोई काम नहीं दे रहा है, बोलता है कि एज़ पर MOM हम आपको काम नहीं दे सकते, तो हम क्या करें बताओ? तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है लाइफ। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको फिर बोलता हूँ, प्लीज़ जब भी आप कहीं जाएँ तो पूरी स्टडी के साथ जाएँ कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे लिए कोई बैकअप प्लान है या नहीं है, हम वहाँ पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं 6 महीने, बिल्कुल अगर सिंगापुर आ रहे हो 6 महीने बिल्कुल सोच के आना कि मुझे 6 महीने घर से खर्च उठाने हैं। 6 महीने के बाद आप कमा के दे देना घर वाले को, दोस्तों को, जिससे भी लेना। 6 महीने तक आप ये सोच के आना, ये मत सोच के आना कि मैं $200 लेके जा रहा हूँ अपने सिंगापुर में काम करके तुरंत वो करूँगा। नहीं, आप अगर सिंगापुर के अलावा किसी और कंट्री जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे एज़ पर गवर्नमेंट जो भी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अलाउड है काम करना है, एज़ पर योर स्किल आप कहीं भी काम कर सकते हैं। बट इन सिंगापुर बिल्कुल नहीं है काम करना अलाउड। 6 महीने ड्यूरिंग द स्टडी बिल्कुल अलाउड नहीं है। नहीं होता है तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो।
बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। जब भी मैं अवेलेबल रहूँगा मैं कोशिश करूँगा कि आपकी फुल्ली आंसर दूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड अवेयर रहे सब चीज़ से। कभी भी किसी की ये जाल में ना फंसे, फिर कोई भी ऐसी जगह ना आ जाए जहाँ की आपको नॉलेज ही बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, अगर ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए वो चीज़। मैं चाहूँगा कि उस पे क्लियर डिटेल्स वीडियो में बनाऊँ और मैं आप लोगों को शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।